ये मिथ भी मैंने आपको खत्म करना है ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा टुडे एंड अब्दुल्ला एज यूजुअल। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हो? आप कैसी हैं? आई एम फाइन, आई एम फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड आई वुडंट से ब्रांड न्यू, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ी सी फीलिंग थोड़ी सी ओवरऑल हुई है कि नहीं हुई है? क्या as an overall physically? हाँ, I feel I've been ready to come back for the past couple of days, लेकिन आपको पता है ना जब तक वो क्लियरेंस ना मिल रही हो, और of course you have to be very careful about the people around as well, तो फिर पूरा अपना जो क्वारंटीन आइसोलेशन टाइम होता है वो पूरा कंप्लीट करना चाहिए। इस सारे में एक बेहतरीन काम यह हुआ है कि हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत डरते थे जब तक इन्हें कोरोना नहीं हुआ था। आपने देखा होगा कि हमारी कुर्सियां भी एक उधर होती थी, एक उधर होती थी, तो अब चूंकि इनको हो चुका है और इनकी IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रीअकरेंस के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैं तो इनसे एटलीस्ट महफूज हो गया। तो हम हाथ भी मिला सकते हैं, मैं छींके भी मार सकती हूं। नहीं, छींके वाला अभी नहीं मजाक हो रहा, अभी नहीं मजाक हो रहा है इस किस्म का। लेकिन अब्दुल्ला एक रिलीफ बड़ी हो जाती है, आई मस्ट से। ऑब्वियसली हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, लेकिन वंस यू आर ओवर विद इट तो एटलीस्ट वो एक जो तलवार लटक रही होती है ना गर्दन पे कि कभी भी हुआ आपको कोरोना, तो वो सेंस जो है। अच्छा, हमने तफसील से हुमा से पूछना है। आपको पता है हमारा बड़ा स्पेशल सेगमेंट है कोरोना डायरीज, जिसमें हम हर रोज किसी न किसी नामवर शख्सियत से बात करते हैं जो कि कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए होते हैं या हुई होती हैं। और आज हम बात करेंगे हुमा अमीर शाह से। We have so much to talk about today. हाँ, पॉलिटिक्स बहुत हुई है और मुल्क की हालात पे बहुत बात हो रही है, और बताना आपको हम ये चाहते हैं कि चीनी आटे से लेकर हर शय तक महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा है। वजीर आजम बार बार नोटिस लेते हैं, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय नोटिस के बाद पर्टिकुलरली और बढ़ जाती है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून 2020 में 2020 में महंगाई 8.59% तक पहुँच गई। मई में ये शरह 8.2 थी और जून 2019 में महंगाई की शरह 8% थी। इदारा शुमारियात का कहना है कि माली साल 2019-2020 में महंगाई की शरह 10.74% रही, और इससे पहले मरकजी बैंक ने शरह सूद कम करते हुए बताया था कि मुल्क में महंगाई की लहर में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। और आपको बताएं कि इस वक्त हाल ये है कि महंगाई के आदाद शुमार खास से बुलंद हैं और ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम होने के भी कोई इम्कानात नहीं। ये सब उस वक्त हुआ है जब मुल्क में आटे और चीनी के बहरान ने सर उठाया, पेट्रोल की शदीद किल्लत हुई, मगर काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ 25 रुपए लीटर इजाफे को जायज़ करार दे दिया। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने को अपोजिशन ने भी खासी तनकीद का निशाना बनाया। और पीर के रोज तजवीज़ दूंगा कि वज़ीर आज़म साहब बस नोटिस ही लेना बंद कर दें। बेहतर ही होगा कि हमारा वज़ीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। बहुत जिम्मेदार लोग हैं, वो प्रोफेशनली अपना काम करेंगे। जरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। स्लिप ऑफ टंग नहीं था, कुछ लोग इसको क्वारंटीना कह रहे हैं। नहीं, क्वारंटीना और क्वारंटीन का मिक्सचर इज क्वारंटीना। करे कटरीना नहीं बन गया। अच्छा जी। पीर के रोज वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इमरान खान ने पहले की तरह सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत की। अब तक तो ऐसी हिदायत के नताइज सिफर ही रहे हैं। देखते हैं कि इस बार चीफ सेक्रेटरी क्या कमाल दिखाते हैं। हम ज़रा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल मालूम करेंगे कि आटे दाल के भाव क्या हैं। बिल्कुल, और ऑब्वियसली ये भी पता करेंगे कि शहर में महंगाई की सूरत हाल क्या है और वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद क्या कुछ चीज़ों की कीमत में कमी आई है कि नहीं। तो सबसे पहले जी कराची से ही पता कर लेते हैं, और हमें कौन ज्वाइन कर रहा है इधर से? अली इमरान सैयद, ओवर टू यू अली, बताइएगा। महंगाई के हवाले से प्राइम मिनिस्टर के जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो लगता यही है कि यूटिलिटी स्टोर्स तक तो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन अक्रॉस द कंट्री बहुत मुश्किल हो जाता है उसे इम्प्लीमेंट करना। और यही हो रहा है कि जो हमने होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन से रेट्स लिए हैं, भले से वो दाल के रेट हों, दाल चना 120 और उसके बाद मसूर और जो मूंग है उनके रेट्स कोई कमी उसमें नहीं हुई है। एडिबल ऑयल खाने पीने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, खुर्दनी तेल, उसकी कीमत भी कम नहीं हुई है, बल्कि 220 रुपये पर लीटर पे मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 35 से 40% कम हुई थी, और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 55 रुपये फी किलो कीमत कम की जाए, लेकिन एडिबल ऑयल, खुर्दनी तेल की कीमत में कमी नहीं हुई। यह है कि ट्रेडर्स या जो कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड लोग हैं या रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं, उन्होंने गालिबन इस बयान का नोटिस तक भी नहीं लिया है, तो लिहाजा इंस्टीट्यूशन फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन द ग्राउंड जो चीज़ों की कीमतें हैं वो कम
नहीं हो रही। जी तो मुझे तो अली इमरान से सिर्फ नहीं सुनाई दिया है, तो कुछ भी कम नहीं हुआ है एक्चुअली। खुर्दनी तेल वाले मामले को भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जहां वज़ीर आज़म बहुत सारे माफियाज की बात करते हैं, पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया, वहीं है जो खुर्दनी तेल वाला मामला है ना, जो कुकिंग ऑयल वाली इंडस्ट्री है, इसमें भी बेतहाशा कीमतों में इजाफा किया गया। और ये वो एसेंशियल है जिसके बगैर खाना पक ही नहीं सकता। एक्चुअली सारी कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो एसेंशियल्स का ही तो हुआ है, तो हर इंसान को वो चीज़ बड़ी चुभती है। वी हैव टू मूव ऑन, और अब रुख करते हैं हम लाहौर का, जहां पर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। ओवर टू यू जवाद, बताइएगा क्या हालात हैं उधर। जी हम इस वक्त शादबान बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे हमने जो खाने पीने की अशिया हैं, दालें, सब्जियां, फल, चीनी की बात कर लें, जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 70 रुपये किलो पर मिलेगी, आज भी वो 80 से 85 रुपये बाज़ारों में मिल रही है। उसके अलावा अगर किसी दाल की बात कर लें, दालें भी उसमें 15 से 20% हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया उसमें इजाफा हो चुका है। उसके साथ आटे की कीमत जो बड़ी थी पहले 810 रुपये थी, फिर 850 रुपये हुई, और आज हम देख रहे हैं कि जो आटे का थैला है 1050 रुपये में 20 किलो का मिल रहा है। अवाम इस हवाले से खासे परेशान है। उनका यही कहना है कि जो जिस हुकूमत को हम तब्दीली के नाम पर लाए थे, वोट दिए थे, और हमारी कहते थे कि माफिया के ख़िलाफ़ इक़दाम होंगे, कार्रवाई होगी। चीनी माफिया देख लें, उसके खिलाफ़ कोई काम नहीं हुआ। आटा देख लें, घी देख लें, घी की कीमत में पिछले चंद अरसे में, कुछ अरसे में कोरोना के बाद 100 से 125 रुपये किलो इजाफा हो चुका है। इस वक्त आम आदमी महंगाई से बहुत तंग है। बिजली गैस के रेट भी कम नहीं हुए। मजमूई तौर पर हम देखें तो महंगाई की जो शरह है वो बुलंद से बुलंद होती जा रही है। उसको चाहे डॉलर का जवाब बना लें, टैक्सेस का जवाब बना लें, कोरोना का जवाब बना लें, बहरहाल ज़िली हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें जो महंगाई है उस पर काबू करने पर कतई तौर पर कामयाब नज़र नहीं आती। अभी हम रिपोर्ट लेते हैं जी रावलपिंडी से, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद कुरैशी। इरशाद, बताइएगा कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप, कुछ कमी हुई? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के बावजूद जो है रावलपिंडी में शाही खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त भी रावलपिंडी के जो जनरल स्टोर, किराना स्टोर है, वहाँ पर जो चीनी फ़ी किलो है वो 82 से 84 रुपये जो है फ़रोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर जो है इसका रेट 68 रुपये है। लेकिन वहाँ भी बहुत से ऐसे यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर दस्तयाब नहीं है। इसी तरह आटे का जो थैला है वो 860 का यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन कई जगह पर 900 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दालें, चावल की कीमतें हैं वो भी जो मार्केट है उसमें ज़्यादा जो है ली जा रही हैं। जबकि शहरियों के कहने के ज़्यादा पाकिस्तान के हदायत के बाद भी जो है अभी तक ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उस तरह कार्रवाई नहीं की गई। गो के कुछ जगहों पर रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया जो है उन्होंने कार्रवाई की है और ज़ायद नर्क वसूल करने वालों को जुर्माने भी किए। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है चीनी, जिसके रेट में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इसके साथ ही जो है दूसरी जो दालें हैं, चावल हैं, वो भी उनके रेट्स भी मनमाने लिए जा रहे हैं। इसके साथ जो आटे का थैला है, जो अच्छा आटा है वो महंगा मिल रहा है। 860 रुपये में जो थैला मिल रहा है, शहरियों का कहना है कि उसका मयार इतना अच्छा नहीं है। जी, रावलपिंडी में भी यही सूरत हाल है, और जो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं उनका मयार ठीक नहीं है। अभी हम चलेंगे मुल्तान, और मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे इमरान चौधरी। ओवर टू यू इमरान। जी, हुकूमती अहकामात के बावजूद मुल्तान में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अगर हम चीनी की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी नायाब है, और जो दीगर प्राइवेट बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उन्होंने भी चीनी जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के खौफ से रखना छोड़ दिया है, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया उनको जो रेट दे रही है उसके ऊपर उनको जो स्टोर्स और दुकान मालकान है उनका कहना है कि उनको उस रेट के ऊपर चीनी गला मंडी से नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने भी नहीं रखी हुई। जो गली मोहल्ले की दुकानों पर चीनी अवेलेबल है तो वो चीनी 80 से 85 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर आटे की बात की जाए तो आटा भी जो है वो मुल्तान की जो चक्कियाँ हैं वहाँ पे 1800 से 2000 रुपये फ़ी मन जो है वो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों की कीमतें जो कि पिछले कुछ अर्सा पहले थोड़ी कम थी, लेकिन अब जो टमाटर है मुल्तान में वो भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। ज़िले इंतज़ामिया के तर्जमान से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर छापे मारते हैं और दुकानदार हजरात और रेडी बानों को इस बात के पाबंद कर रहे हैं कि वो जो सरकारी निर्ख हैं उनके ऊपर अपनी अशिया फ़रोख्त करें। लेकिन शहरियों का कहना है कि सरकारी रेट्स के ऊपर जो है वो उनको अशिया मार्केट्स में नहीं मिल रही। चीनी स्टिल नहीं अवेलेबल है। अच्छा, एग्जैक्टली, जो चीज़ें महंगी हैं तो बहुत सी चीज़ें तो अवेलेबल भी नहीं है, तो बात तो सारी एक ही होगी ना, व्हेन दे आर नॉट अवेलेबल टू द आवाम। ये हमने आपको मुल्तान का हाल बताया। पेशावर चलते हैं जी, और पेशावर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं रसूल दावड़। वहाँ क्या देख रहे हैं रसूल? ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, हमने पेशावर के तकरीबन तमाम रोडों पे देखा, जाकर वहाँ पे जो बड़े स्टोर है और छोटे जो जनरल स्टोर है वहाँ हमने रेट मालूम किए। गुज़श्ता 1-2-3 महीनों के दौरान जो तब्दीलियाँ नुमा हुई है, जो महंगाई हुई है, उसके मुताबिक दुकानदारों ने हमें बताया और गाहक ने बताया, जो सारिफीन है उनका कहना है कि 800 रुपये का जो तेल आता 20 किलो आटे का, वो अब 1200 रुपये, 1220 रुपये या 1180 रुपये तक मिलती है। इसी तरह घी की 1 किलो की कीमत 130 से रफ्ता रफ्ता 170 तक पहुंच चुकी है। लोबिया 130 रुपये का किलो था, आजकल 140 रुपये पे मुख्तलिफ दुकानों में दस्तियाब है। इसी तरह दाल माश जो है वो 130 रुपये से 220 रुपये तक, 200-220 रुपये तक यहाँ पे बिकती है। पेशावर के मुख्तलिफ दुकानों से हमने पता किया। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हर साल दुकानदारों को नरखनामे दिए जा रहे हैं, उस नरखनामे तकरीबन 12-13 महीने पुराने नरखनामे हैं। इनका ये गिला है कि अब नए नरखनामे ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें दिए नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए वो खुद भी नहीं समझ। रसूल दावर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम शॉक्ड, मतलब जो 800 का कह रहे थे कि वो आटे की बोरी मिलती है, जो 1200 की अब मिल रही है। 1200 इज़ अ लॉट ऑफ प्राइस, ज़ाहिर है। और कहीं कहीं जो मैंने प्राइस पता की थी वहाँ 1100, 10, 1080 इस तरह की प्राइसेस मिल रही थी। भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और आपने हमें ट्वीट्स भी करना शुरू कर दिए। क्वेटा से हमें मैसेजेस आए कि आपने सब शहरों की सूरत हाल तो बता दी। क्वेटा का नहीं बताया तो ये तो हो नहीं सकता, तो लिहाजा नदीम कौसर इज जॉइनिंग अस फ्रॉम क्वेटा और वो महंगाई की सूरत हाल में बता रहे हैं। ओवर टू यू नदीम। जी, प्राइम मिनिस्टर के अहकामात के बावजूद कोयटा समेत बलुचिस्तान भर में जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। कोयटा में जो सूरत हाल है कि यहाँ जो आटा जो सबसे बेसिक ज़रूरत है वो 20 किलो आटा के थैला जो है वो 1100 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा चीनी जो है 85 रुपये किलो मिल रही है। और जो बाकी अशिया हैं जिनमें बीफ का गोश्त है वो 600 रुपये किलो है। मटन का गोश्त जो है वो 1100 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा चिकन जो है 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। अगर हम सब्ज़ियों की बात करें तो सब्ज़ियों में भी कीमतें जो हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। और जो टमाटर जो है, जो आम इस्तेमाल के अशिया हैं, वो 30 रुपये से बढ़कर जो है 70 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। आलू, प्याज, दीगर अशिया जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। और यही सूरत हाल, बल्कि इससे अबतर सूरत हाल जो है सूबे के जो अंदरूनी शहर हैं उनमें भी है कि वहाँ भी कीमतें काफ़ी ज़्यादा जो है पहुँच चुकी हैं। इस जो आम शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो कीमतें को इजाफा है उसकी बुनियादी वजह जो है प्राइस कमेटी का फ़ाल ना होना है। सूबे में कोयटा समेत सूबे भर में कहीं भी प्राइस कमेटियाँ फ़ाल नहीं हैं। इंतज़ामिया जो है वो इस सिलसिले में कोई अहकामात, कोई रेट्स करती हुई नज़र नहीं आती है। और जो इसकी वजह से जो कीमतें हैं उनके मनमाने रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो महंगाई की सूरत हाल थी। एक तो महंगाई, ऊपर से शदीद हब्स, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। कराची की बात हो रही है, बाकी पाकिस्तान में शदीद हब्स और बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली का बहुत बुरा हाल है। एक तो लोड शेडिंग भी एक बड़ी बाकायदगी से स्टार्ट होगी और वो तो चलो कहीं कहीं जगहों पे हो रही है, अदरवाइज तो ब्रेक डाउन है बिजली का फॉर आवर्स। 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, कोई सीन ही नहीं है ना। कहीं बस हल्के से बादल बरसने होते हैं। लेकिन वैसे ये ज़रूर कहा जाएगा कि ऑल्दो के इलेक्ट्रिक जो है वो एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है, लेकिन कल नहीं परसों जो तूफान आंधी आई थी ना, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। उसकी वजह से तारे भी टूटी, उसकी वजह से दरख्त भी गिरे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली मुतासिर हुआ। बट वी कैन नॉट ऑलवेज जस्टिफाई बाय सेइंग जी तारें गिर गई और तूफान आया था। क्या ये चीज़ें कब परमानेंटली ठीक होंगी? अब तक कोई ऐसी डिवाइस हो जानी चाहिए थी कि अंडरग्राउंड आप तारें करें। ओवर द ईयर स्टार्ट डूइंग इट आप अंडरग्राउंड को। अच्छा, अभी जो है सुबह वैसे आपने देखा क्या खूबसूरत मौसम था ना? इट वाज वेरी नाइस। इफ यू आर इन अ क्लोज्ड कार विद योर एसी ऑन एंड यू लुक आउटसाइड, तब ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि अदरवाइज तो अब सर से पैर तक आप पसीने में शराबोर हो जाएं। इतनी हवा बंद है और ह्यूमिडिटी का ये आलम है, लेकिन बादल छाए हुए हैं शहर पे तो वो खूबसूरत बड़ा लगता है। जैसे कि अभी हम आपको ये कुछ विजुअल दिखा रहे हैं, हॉल पे बादल हो और जरा क्लाउडी मौसम हो तो ऐसा लगता है लंदन की कोई विजुअल आप देख रहे हैं। श्योर कॉलोनियल बिल्डिंग है ना, इसलिए दैट लुक्स वेरी नाइस। लेकिन क्या ही बात हो कि अगर कुछ हवा भी ठंडी स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। बस ऐसा लग रहा था कि अभी बरसे तो तभी बरसे, लेकिन अभी बरसे नहीं है, लेकिन हुआ नहीं, बरस जाएंगे। अच्छा जी, मूव ऑन कर जाए आप या मौसम की और बात करें? नहीं जी, हमने जरा सियासी मौसम की बात करनी है। कल तूफान लाने की कोशिश की है अली जैदी साहब ने, तो क्या कहते रहे हैं? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि तहरीके इंसाफ के चैलेंज पर्सन हुकूमत JIT रिपोर्ट्स मंजर आम पर ले आई, लेकिन तनाज़े ख़त्म होने के बजाय नए तनाज़ात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं
और रिपोर्ट्स में पीपी क़यादत के खिलाफ बज़ाहिर कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत के इत्तेहादियों के नाम और काम ज़रूर सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने दावा किया कि सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की असल JIT रिपोर्ट जारी नहीं की और असली रिपोर्ट में साफ लिखा है पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के कहने पर उज़ैर बलोच ने कत्ल किए। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि वो इस मामले पर मेरे साथ है, ये उनका कहना था। एक दफ़ा सुन लें। मैं आपके सामने एक जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूं। इसके हर पेज पर दस्तखत है। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हमने तीनों JITs अदालती हुक्म के मुताबिक जारी की हैं। अली ज़ैदी बताएं 4 दस्तखत वाली JIT किसके पास जमा हुई? सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट लगाई है वो तमाम दस्तखत के साथ है। 7 दस्तखत है, उसमें JIT के हेड का दस्तखत भी है, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दस्तखत। अली ज़ैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। तो भाई कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही, अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि बात यहीं ख़त्म नहीं हुई और गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही शो में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ये भी कहना था कि JIT में हुकूमती इत्तेहादी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी हैं, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। उज़ैर बलोच के साथ अगर उनको सिर्फ PTI को, पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाना है तो अलग बात है। अगर वो वाकई उसके जो गैर कानूनी इक़दाम थे उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं तो फिर उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आज PTI की हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उनकी अहलिया काबीना का हिस्सा हैं। GDA के वो बड़े फ़ाल मेंबर हैं। इमरान खान साहब से जब GDA की मीटिंग होती है उसमें मौजूद होते हैं, तो उनसे ज़रूर सवाल करना चाहिए। सानेहा बल्दिया JIT रिपोर्ट में MQM के रहनुमाओं का नाम आया है और MQM भी आज वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है। सवाल ये है कि इत्तेहादियों के सहारे बनी इमरान खान की हुकूमत क्या इत्तेहादियों की नाराज़गी बर्दाश्त कर सकती है? क्योंकि कार्रवाई होगी तो फिर सबके खिलाफ होगी। और कल अली ज़ैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का तस्करा करते थे ना, तो अचानक उनकी आवाज़, लहजा और एक्सप्रेशन ऐसे तब्दील होता था जैसे वो किसी बहुत ही मासूम इंसान की बात कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता था कि शहर में क्या हो रहा है। तो फिर ऑब्वियसली इस किस्म की चीज़ें तो अब आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन एनीवे इसी पे हम बात भी करेंगे और हमें ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने, रहनुमा PTI। पहले तो तहरीक इंसाफ को शिकायत थी कि JIT रिपोर्ट सामने नहीं आई और अब ये शिकायत है कि हमें रिपोर्ट भी ठीक नहीं मिली। तो असल रिपोर्ट्स में तो कुछ और है, ये हम ऑब्वियसली देख ही रहे हैं। फिर आप एक रिपोर्ट सामने ले आए, अगर सब सबूत मौजूद थे, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, तो पीपी क़यादत के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हुकूमत ने एक्शन क्यों नहीं लिया? हलीम साहब प्लीज़ ज़रा इस पर रोशनी डालें। अब JIT पब्लिक हो गई है। तो मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, मैं जिस वज़ीर आज़म को जानता हूँ, मैं जिस अपने कप्तान को जानता हूँ, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जिसने किसी एक का कत्ल भी किया हो उसको वो बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए, लेकिन यहाँ अगर एक्शन लिया डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने, लेना पड़ेगा, इंशाल्लाह लेंगे भी, तो ये कहेंगे जी हम पे इंतकाम हो गया, इंतकामी कार्रवाइयाँ होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तमाम JITs को मंगा लेना चाहिए। लाजिम बात है कि एक JIT है उज़ैर बलोच की, एक है निसार मुराई की, एक है अली ज़ैदी साहब के पास, एक है सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट तो पार्टी है ना, सिंध गवर्नमेंट तो वो पार्टी है जिसके एक बंदे ने इनकी लीडरशिप के कहने पे 198 लोगों को कत्ल किया है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इन JITs का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा और जस्टिस गुलजार साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम से हम अपील करते हैं कि आइए, आप भी कराची के बेटे हैं, कराची को इंसाफ दें। उस लीडरशिप में ज़ाहिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी शामिल थे जो आपके इत्तेहादी हैं और अपना भाई का देते रहे उज़ैर बलोच को। उज़ैर बलोच, हलीम साहब, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री की रिपोर्ट्स में आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम होंगे, लेकिन आप में इसमें आपके इत्तेहादी GDA और MQM वालों के भी नाम आ गए हैं। तो आप इस तरह अपने इत्तेहादी जमातों को निराश तो नहीं कर दिया आपने? ये बड़ा रिस्क है मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसमें। जब चीनी रिपोर्ट में तो PTI के भी कुछ लोगों के नाम आ रहे थे पहले सामने कि जो कुछ लोग हैं जो PTI के साथ थे उस वक्त, जब उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने डिले नहीं किया, इंक्वायरी भी कराई, पब्लिक की भी की, फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया और कार्रवाई भी कराई। ये तो इंसानी जानों का मामला है।
इत्तेहादी हो या इवन मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसा शख्स भी हो जो PTI के अंदर भी फर्ज किया, बोलते ऐसा कोई भी नहीं है, अगर छुपा हुआ हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल हमारी इत्तेहादी जमात, लाजिम बात है, MQM ने भी कहा कि हमारे किसी बंदे का नाम शामिल नहीं है। MQM लंदन अलग है, MQM पाकिस्तान अलग है, लेकिन फिर भी किसी का अगर नाम आता है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर किसी और इत्तेहादी का नाम है तो हम तो कहते हैं कि उसके ऊपर साफ आना चाहिए साबित। और उसके बाद उसमें लिख रहे हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बाद वही काम शर्जील मेमन ने और अवैस मुजफ्फर टप्पी ने संभाल लिया था। बाकी किसी एक जान के लिए इत्तेहाद छोटी चीज़ है, हुकूमतें छोटी चीज़ हैं, हुकूमत, इक़्तिदार, इत्तेहाद सब छोटी चीज़ें हैं। इस शहर में 600 लोगों को कत्ल किया गया है। बल्दिया फैक्ट्री में 259 लोग जला दिए गए जिंदा। और उज़ैर बलोच ने किसके कहने के ऊपर लोगों को कत्ल किया? हमें कोई हुकूमत का, इत्तेहाद का किसी का फिक्र नहीं है, इत्तेहादी का, किसी और का। इंसाफ होगा, इमरान खान करेगा। अच्छा, इत्तेहाद वैसे इतनी भी छोटी चीज़ नहीं हो। आपको याद है ना, वज़ीर आज़म जब सिंध आए थे, कराची आए थे, तो CM सिंध से नहीं मिले थे, किसी हुकूमती अहदेदार से नहीं मिले थे, GDA के अरकान से ज़रूर मिले थे। इत्तेहाद इतनी भी छोटी चीज़ नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन हलीम साहब, वी हैव टू आस्क यू दिस बिकॉज वन हैज़ टू प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, और हम इसकी बिल्कुल निगेशन देख रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में चीनी आटे से लेकर PIA मामला तक खुद इंक्वायरी कराई, इन सारी चीज़ों की खुद रिपोर्ट्स जारी की, लेकिन खुद किसी के खिलाफ कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया। तो फिर सिंध हुकूमत से शिकवा करने से पहले एक मिसाल बना दे, किसी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर ले। कोई ऐसा इरादा है आपका? बिकॉज ये बड़ी क्लियर कट एक वाज़ेह डायरेक्शन हो जाएगी। गवर्नमेंट ने खुद चीनी के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बना और उसके बाद इंक्वायरी आने के बाद इदारों को कह दिया गया, जो तमाम इदारे के, और टाइम दे दिया गया। तो ये तो नहीं हो सकता था कि जैसे चीनी का आता फौरी तौर पर इमरान खान साहब जाते और पार्लियामेंट ऑफिस के सामने सबको लटका देते। लाजिम बात, उसके अंदर भी 29 बिलियन की अगर करप्शन हुई है चीनी का उसमें, तो 20 बिलियन तो उसके हैं सलमान शहबाज के, शाहिद खाकान साहब ने दिए थे। और उसके अलावा जहाज़ का PIA का जो था हादसा था, उसकी का कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई। हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि रिपोर्ट पब्लिक हो रही है। आपने कहा एक्शन नहीं होता, PIA में अब एक्शन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि जो बदनामी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं बताना चाहता हूँ सब एक्शन होंगे। चीनी चोर हो, जाली डिग्रियों वाले कप्तान हो, PIA, स्टील मिल, एसोसिएशन को तबाह करने वाले पुराने लोग हों, या ये JITs आ गई। और कराची के लोगों का तो हम पे वैसे भी हक है, उन्होंने हमें वोट किया। ऐसी दहशत गर्दी, बत्ताखोरी, गैंगवारी के खिलाफ वोट दिया है। इंशाल्लाह एक्शन होगा, होता हुआ नजर भी आएगा, और इंशाल्लाह हम कराची के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। ये जुल्म हुआ है कराची के साथ कि कराची को इक़्तिदार के हुसूल की खातिर कभी गैंगवार ने मारा, कभी बत्ताखोरों ने मारा, कभी जला दिया गया, कभी कत्ल कर दिया गया। ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि इनको इंसाफ ना मिले। इंसाफ जरूर मिलेगा सबको। हलीम आदिल शेख साहब, शुक्रिया आपका। आपने कहा कि कराची के लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हक है और लावारिस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो शहर की सूरत हाल है, पर्टिकुलरली बिजली के जो मामलात हैं और जिस तरह से शहरी अजाब में मुब्तला है, कोरोना की वबा में घरों में मरीज होते हैं और घंटों घंटों लाइट नहीं आती, तो लावारिस ही छोड़ा हुआ है। हाँ, 1000 चीज़ें यहाँ गिनवा सकते हैं आपको, लेकिन हलीम साहब साथ साथ जो आपने कहा है कि इंशाल्लाह ये भी होगा और इंशाल्लाह वो भी होगा, करके दिखा दें एक दफ़ा, ताकि हम भी ना बोल सकें फिर, क्योंकि आप हमें शो कर चुके होंगे। PTI के अपने MNAs जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, तो उस पर भी ज़रा गौर करें और वाकई ऐसे इक़दाम करें जिससे लगे कि कराची वाले लावारिस नहीं। हम कोविड-19 के जो मुल्की हमारी सूरत हाल पर असरात हैं उसकी तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन अक्सर हमने न्यूयॉर्क की भी बात की है जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। और एक हमने कोरोना डायरी की थी सलमान अहमद के साथ, तो वो हमें बता रहे थे कि लिटरली शहर कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। मौजरी भरी पड़ी थी, बाहर ट्रक्स में लाशें लोड थीं और ना मास्क थे, ना PPEs थी, कुछ भी नहीं था। कल आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, वो बता रहे थे कि 70% लोग जो हैं वो लिटरली जिस तरह बड़े शहरों से पिंड नहीं चले जाते, तो लोग न्यूयॉर्क से निकल गए थे और जहाँ से आए, बिकॉज वहाँ भी वही रुझान है कि ऑब्वियसली न्यूयॉर्क के अपने तो हैं ही लोग, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल कम देयर टू वर्क, तो वो खाली ऑलमोस्ट हो गया था। तो आपको बताएंगे ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में क़यामत ढाई और खाने पीने की दुकानें तक वबा के खौफ से बंद हो गई, उसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इंसानियत की बेलौस खिदमत की। और पाकिस्तानी तो हर जगह आपको पता है आगे आगे होते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी के बानी काशिफ हुसैन ने 7 अप्रैल को कोरोना के बायस अपनी वालदा को खोया, मगर कम ब्रेक ब्रेड विद अस प्रोग्राम के तहत इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है। नाम ही कितना ज़बरदस्त है ना, ब्रेक ब्रेड विद अस। इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग टू इट। न्यूयॉर्क के इलाके
लिटिल पाकिस्तान में 35,000 के लगभग पाकिस्तानी आबाद हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, जिनमें से कमोबेश 300 ख़ानदानों ने कोरोना के बायस घर के कफील खो दिए। 300 ख़ानदान हुआ, और कितने लोग मुतासर हुए हैं, कितनी जॉब्स भी गई हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी ने अब तक ऐसे घरानों में 92,000 से ज़ायद खुराक के पैकेट्स तकसीम किए हैं। ये सब कुछ हुकूमती मुआवनत के बगैर किया गया है। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी के बानी काशिफ हुसैन, जिन्होंने अपनी वालिदा को खोया, इतना बड़ा लॉस, उसको ओवरकम करने के लिए में भी ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर अपनी वालिदा की याद को ताज़ा रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन्हीं से हम जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत मुबारक है, आपने ज़बरदस्त किस्म का काम किया जिसमें यहाँ हम पाकिस्तान में बैठे इसकी बात करें। लेकिन सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि पाकिस्तान यूथ सोसाइटी क्या है और कोरोना के दिनों में आपने अमेरिका में क्या क्या काम किया? पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2014 में इस्टेब्लिश हुई है, और इसका पहला मकसद ये था कि जो हमारे ट्रबल्ड यूथ हैं, जो इस वक्त ड्रग्स में हैं या साइकोलॉजिकल मेंटल इशू है जिनको, और काफ़ी मिकदार में थे उस वक्त 2014 में, तो ये उस तख़य्युल ये था कि उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएं, एजुकेशनल, सोशल, रिक्रिएशनल। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और हमारा, लेकिन आस्ता आस्ता क्योंकि कम्युनिटी के बिल्कुल सेंटर में थे हम लोग ब्रुकलिन के, तो दूसरी कम्युनिटी के साथ हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंट हेल्थ केयर के ऊपर और सोशल डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं या रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जो मुख्तलिफ डिफरेंट एरियाज को टैकल कर रही हैं, मुख्तलिफ इशूज़ को, कंसर्न्स को टैकल कर रही हैं। तो कोविड-19 के दौरान जो है पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी ने दूसरों के साथ मिलकर बड़ा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और दूसरी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है रिसेंटली। कोविड-19 तो अब आया, लेकिन काशिफ जिस मकसद के तहत आप लोगों ने ये सोसाइटी बनाई थी, दैट इज़ वेरी ब्रिलियंट। लेकिन अभी बताइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोरोना ज़ाहिर दोहरी मुश्किल आया है। एक तो वायरस का ख़तरा, कितने लोगों के कफ़ील इस दुनिया से चले गए, जहाँ बहक हो गए, दूसरे रोज़गार के लाले पड़ गए, जो लोग बच गए उनकी नौकरियाँ चली गई। तो अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कितना मुश्किल वक्त है अभी भी। लोग घबरा रहे थे, जो हॉस्पिटल जाता था 70% से ज़्यादा लोग वापस नहीं आ रहे थे, या तो वेंटिलेटर पे चले जाते थे। यही खबर आती थी कि आइसोलेशन में जो है वो फौतगी हो गई है। और ये एक नॉर्मल दिनों में फौतगी, आपको पता ही है कि कितनी मुसीबत होती है किसी के घर में हो जाए, तो अगर आइसोलेशन में हो जाए वो एक बड़ी मुसीबत थी। हॉस्पिटल में हमें इजाज़त नहीं थी। सिर्फ फैमिलीज जो थी वो कभी कभी हफ्ता उनको वेट करना पड़ जाता था अपने प्यारों की जो लाशें थी उनको वहाँ हॉस्पिटल से निकालने में। और फिर यहाँ जो हमारे सेमेट्री हैं वो बैकअप हो गए। फ्यूनरल होम जो थे जहाँ 6-7 बॉडीज हफ्ते में आया करती थी, वहाँ एक हफ्ते के अंदर 200 से ज़्यादा बॉडीज भी आई हैं एक वक्त में। तो कम्युनिटी ने मिलके बड़ा अच्छा काम किया। एक आउटडोर फ्रीजर ट्रेलर्स भी दिए उनको, ताकि हम लोग कम से कम छोटी छोटी मुसीबतें जो उनको टैकल कर सकें। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा हमारे जो लोकल लीडरशिप है, जो इनके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, जो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कम्युनिटी की साथ दे सकते थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। तो पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी बहुत लकी महसूस करती है इस लिहाज से कि वो एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म में दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा जो है काम किया अपनी कम्युनिटी के लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के अंदर। अच्छा, बड़ा आइडेंटिफाई आपने किया कि कहाँ ज़रूरत थी मदद की, और ख़ासतौर पे ये फ्यूनरल होम्स में, और फिर आपको वो फ्रीजर्स भी चाहिए, इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही थी। अच्छा काशिफ, आपकी तंजीम अपने तौर पर तो ऑब्वियसली जो कुछ हो सकता है वो कर ही रही है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी मदद तो पाकिस्तानी हुकूमत ही कर सकती है। तो अमेरिका में किस चीज़ की फ़ौरी ज़रूरत है पाकिस्तानी कम्यूनिटी को, पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर सकती है? मेरा ख्याल है कि हम लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं बनिस्बत के हुकूमत हमारे लिए कुछ कर सके। हाँ, अगर यहाँ कुछ खुदा न खास्ता अमवात हो जाती हैं और लोग उनको वापस पाकिस्तान दफनाना चाहते हैं, उसके लिए जो हमारी काउंसलेट है, हमारी जो एम्बेसी है, वो जो स्टेप काम कर सकती है, अपने आप को तैयार कर सकती है बनिस्बत इसके कि हम लोग इंतज़ार करें उस चीज़ का। पहले से कोई ना कोई प्लान जो है रेडी रखना चाहिए। और मेरे ख्याल हमने बहुत कुछ सीखा है अपनी इस सिचुएशन से, क्योंकि कोरोना वायरस बिल्कुल एक नई चीज़ आई है हमारे सामने और इसको डील करना बड़ा मुश्किल था। हर मेडिकल फील्ड में और गवर्नमेंट फील्ड में, हर सेक्टर के अंदर जो डिले इसलिए आया क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए और
शट डाउन किस तरह करना चाहिए, लॉकडाउन किस तरह करना चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह खुदा न खास्ता अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे वेव आती है सेकंड, तो हम लोग कम से कम शट डाउन अर्ली करें। जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि मास्क है, पीपी है, और जैसे कि एम्बेसी जो है वो रेडी रहे कि खुदा न खास्ता अगर कोई बॉडीज पाकिस्तान जाना चाहती हैं उसको किस तरीके से भेजा जाए। काशिफ हुसैन, शुक्रिया आपका, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और हम जब दुनिया के दीगर मुल्कों के देखें और पाकिस्तान की सूरत हाल देखें ना, तो इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, क्योंकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस वबा के फैलाव को जारी रखने के लिए। अल्लाह ताला का ही खास करम है कि हमारे यहाँ वो हाल नहीं हुआ। जी, अभी हम आपको पता है हमारा सेगमेंट रोज़ाना जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, कोरोना डायरीज, और हमारा मकसद ये है एक्चुअली हुमा, हमने शुरू ये क्यों किया सेगमेंट, आपकी गैर मौजूदगी में ही शुरू हुआ था, और इसलिए शुरू किया था कि वो लोग जो अभी भी इस डिजीज़ में मुब्तला हैं, जैसे कि शहला रज़ा साहिबा से हमारी बात हुई, 1 महीना हो गया उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ रहा। इट्स बीन अ मंथ। 11 जून को उनको पहली दफ़ा टेस्ट पॉजिटिव आया था, और अब तक 2 दिन पहले तक हमारी जब उनसे बात हुई थी तो उनका टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया था। टेस्ट पॉजिटिव आया था, बट उनके सिम्टम अब खत्म हो गए, लेकिन ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना इंसान को। तो हम ये उन तमाम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि दिस शैल बी ओवर सून, और वो पॉजिटिव मैसेज देने के लिए हम ये सेगमेंट करते हैं कि उन लोगों की कहानी आप तक पहुँचाएँ जिन्होंने इस बीमारी को शिकस्त दी है। बाज़ ने ज़रा मुश्किल से, बाज़ ने बहुत आसानी से, लेकिन ठीक हो गए सब लोग। इट इज़ वेरी ट्रू। और ये जो आपने बाज़ ने मुश्किल और आसानी, हर इंसान को आई फील, क्योंकि मेरे घर में 4 लोगों को कोरोना था, इसलिए आई कैन टेल यू कि हर किसी को डिफरेंट सिम्टम्स, हर किसी को ओवरकम करने का टाइम भी डिफरेंट, सो इट मैटर्स अ लॉट। सो हम तमाम अहम हुकूमती शख्सियात का भी आपसे तो हम तफसील से पूछेंगे ही, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगी। हमारी आज की कोरोना डायरीज की मेहमान हैं हुमा अमीर शाह, जो कि खुद कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट हैं। पेशेंट तो नहीं है अब, लेकिन कोविड-19 से रिकवर्ड हैं। और लेकिन साथ ही हम शाह महमूद कुरैशी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा, मुईद यूसुफ, ये तमाम लोग अब कोविड पॉजिटिव हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए और जितने भी लोग कोविड पॉजिटिव हैं बहुत सी नेक तमन्नाएं, दुआएं। अच्छा जी हुमा, हम मुझे पता है कि थोड़े से इस जर्नी में हम भी शामिल हैं। एक दिन आपको कुछ फ्लू सा हुआ था, उसके बाद आपने अपना PCR टेस्ट कराया और वो नेगेटिव आया था, तो ये टेस्ट भी बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपके हस्बैंड का टेस्ट पॉजिटिव आया, और फिर मैंने और आपने सबने बात की। हस्बैंड का भी पॉजिटिव आया, उन्होंने तो फौरन से करवा लिया था, लेकिन मेरी मदर जो कि मुझे विजिट कर रही हैं, तो वो भी कुछ दिनों से मुझे बीमार लग रही थी। लेकिन एल्डर लोगों के क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल नहीं, तो क्या उनको जिस्म में दर्द और बुखार वगैरह था, कोरोना की कुछ सिम्टम्स थी, ताकि हम गेज कर सके ना कि कब हमें अलार्म होना चाहिए? फीवरिश फील कर रही थी, जैसे यू नो आफ्टर अ सर्टेन एज एक्सर्शन से भी फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द केसेस। लेकिन जब व्हेन ऑफ कोर्स माय हस्बैंड केम आउट पॉजिटिव, तो फिर हम सारों ने कराया। उससे पहले वैसे मैं अब्दुल्ला यू नो के एक टेस्ट मैं करवाई चुकी थी। हाँ, क्योंकि हालांकि आपको 2-4-5 घंटे का फ्लू हुआ था, और फिर भी वी वर सो ओवर प्रिकॉशंस, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ व्हेन यू हैव टू गो टू अ प्लेस जहां हम सारे काम कर रहे होते हैं साथ, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट। अच्छा जी, उसके बाद आपके हस्बैंड को तो बुखार शुरू हो गया, आपने अपने आप को अलग कर लिया, और अम्मी को कितने दिन बाद सिम्टम शुरू हुए? फिर अम्मी को आई फील के हमने टेस्ट देर से करवाया, लेकिन वो 4-5 दिनों से बीमार थी। और अम्मी का भी जब पॉजिटिव आया तब आपने अपना दोबारा फिर टेस्ट कराया? फिर मैंने अपना करवाया। इनफैक्ट मैंने अम्मी के साथ ही करवा लिया, क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं अम्मी की टेक केयर भी कर रही हूँ, तो कैसे हो सकता है कि मुझे ना हो। वो तो फिर इंसान अपने आप को भूल जाता है और अपने माँ बाप की फिक्र में लग जाता है कि बीट व्हाटएवर कोरोना और व्हाटएवर, अम्मी अब्बू का तो ख्याल रखना है। एक बात है अब्दुल्ला, क्योंकि मुझे बहुत से हमारे ऑब्वियसली जानने वाले डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, टेस्ट से पहले भी मैंने अम्मी की ट्रीटमेंट, कोविड ट्रीटमेंट जो थी, वो घर वाली जो होती है, वो हमने स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर एडवाइजिंग मी ऑलरेडी कि ये जो इनके सिम्टम्स हैं, ये इनको कोविड ही है, आप करवा लें टेस्ट, ऑब्वियसली कंफर्म तो करना ही है, लेकिन स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑलरेडी। अच्छा, घर में ट्रीटमेंट से क्या मुराद है आपकी? घर में, क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन को यहाँ बड़ा डिस्करेज करते हैं, क्या आप हर्बल कुछ ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं? आपने गार्लिक टी वगैरह ली, सबको स्टीम लेते थे, क्या करते थे आप लोग? वो सारी चीजें तो थी, बट ऑफ कोर्स यू नीड एक्चुअल मेडिकेशन एज वेल। अच्छा, एंड आई डोंट मीन कि आप सेल्फ मेडिकेशन, पैरासिटामोल तो लेना शुरू ऑलरेडी कर, पेरासिटामोल, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, ऑब्वियसली वो बुखार, आपको पता है कि आपको एक इन्फेक्शन हो रही है, हर कोई इतनी सी ही करके थोड़ी सी तदाबीर लेके ठीक हो रहा था। लेकिन विद माय मदर इट वेंट अ लिटिल फर्दर, क्योंकि उनको खांसी इस किस्म की थी जिसमें उनको फ्लेम, बलगम वगैरह भी आ रहा था, तो उनके लिए सजेस्ट किया गया कि उनका HRCT जो हाई रेजोल्यूशन चेस्ट स्कैन होता है वो कराया जाए, जिसके लिए फिर मैं उनको लेके गई, और जिसमें पता चला कि उनको निमोनिया हो गया, बट नॉट ऑफ वेरी हाई ग्रेड। मतलब ऐसा था कि डॉक्टर ने मुझे खुद भी तसल्ली दे दी कि ये बड़ा ट्रीटेबल है, और ये एक सर्टेन एज से ऊपर लोगों को जब कोविड हो रहा है तो वो ये डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे स्टीरॉइड्स दी, जो कि ऑलमोस्ट कोई 10 डेज चली हैं। सो माई एक्सपीरियंस ऑफ कोविड, क्योंकि अब्दुल्ला आप पूछ रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी एज वेल, इज़ मोर एज अ केयर गिवर,
क्योंकि मेरे इर्द गिर्द घर में सारे लोग इतने बीमार थे, मुझे इस तरह सिम्टम्स नहीं होते। इनफैक्ट आई वुड गो एज फार एज टू से कि आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जो कि कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपके हस्बैंड को माइल्ड टू सीवियर सिम्टम्स थे और अम्मी को तो बहुत ही सीवियर सिम्टम्स थे। अम्मी को तो थे, यस, अम्मी के लिए तो मैं काफ़ी फिक्रमंद हो गई थी। माय ब्रदर इज ऑल्सो विजिटिंग मी, वो भी मेरी तरह एसिम्टोमेटिक था। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है एक डाइट का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। अच्छा, लेकिन कभी ऐसी, चूंकि बहुत से लोग फिक्रमंद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिनके वालिदैन को, बुजुर्ग वालिदैन को कोविड हो जाता है कि खुदा ना खास्ता तो यू गोइंग टू लूज देम, और ऐसे ख्यालात इंसान के दिमाग में आते हैं। लेकिन हुमा, क्या आपने उनको घर पे ही ट्रीट करने का फैसला किसी डॉक्टर से मशवरा करके किया आपने? क्योंकि आप देखिए बहुत से बुजुर्ग हमारे सामने रिकवर हो रहे हैं। फैसल सब्जवारी से हम बात कर रहे थे परसों तरसों, उनके पेरेंट्स रिकवर हुए हैं। आपकी वालदा माशाल्लाह हैज रिकवर्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये वालिदैन के बारे में भी इतने फिक्रमंद ना हो, फिक्रमंद ना हो, लेकिन थोड़े से बी स्मार्ट, बी प्रोएक्टिव, बी विजिलेंट। हम सारों को पता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ऑल्दो ओल्डर हैं, कुछ तो उनकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वगैरह हो ही रही होंगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उससे हट के थोड़ा सा बीमार हो रहे हैं तो देन इमीडिएटली थिंक कि यहाँ यू हैव टू गेट इट चेक, या किसी डॉक्टर को रुजू करें। वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर की हिदायत के बगैर मेडिकेशन बिल्कुल ना स्टार्ट करें। व्हेन आई सेड कि हमने घर में शुरू कर दी, वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद आवर डॉक्टर। और डॉक्टर भी आपको पता है फिजिकली, अब आप जब कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप फिजिकली जाके नहीं मिल सकते, लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन एक चल रही होती है जिसके तहत ऑब्वियसली हमने ये सारी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। अब्दुल्ला, आप ओल्डर लोगों की बात कर रहे हैं। My parents-in-law in Lahore, my father-in-law and my mother-in-law both are COVID positive and they are both hospitalized. तो पिछले 2 हफ्ते से वो हॉस्पिटल में है और पिछले समझें कि 5-6 दिनों में कुछ स्टेबिलिटी उनकी जो है हेल्थ में आई है। Otherwise they were really critical, I've heard. Otherwise they were very unwell. बिल्कुल हम जरा खौफज़दा ही हो गए थे बिकॉज उनकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द डॉक्टर्स टू हैंडल एज वेल। अच्छा हुमा, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, ये कितना मुश्किल टाइम होता है जब आपको पता हो कि आपके उधर आपको ज़ाहिर है हस्बैंड को भी मोरल सपोर्ट देनी है क्योंकि उसके ना सिर्फ वालिदा बल्कि वालिद भी, दोनों ही वालिदैन क्रिटिकल हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बहुत ही उनकी तबीयत ख़राब है। फिर आपकी अपनी वालिदा बीमार है, फिर आपके शोहर बीमार हैं, फिर आप खुद कोविड पॉजिटिव हैं ऑल्दो आपको सिम्टम नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकली कितना टफ होता है ये टाइम सारा? इट्स वेरी टफ, बट इफ़ यू आर वैसे कोविड से पहले भी अगर आप ज़रा पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन है तो फिर आप उससे आसानी से गुजर पे, क्योंकि आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी होती है, आपकी अपनी थॉट्स जो होती हैं, दे रियली हेल्प यू थ्रू इट। मेरे घर में चूँकि 4 लोग, हम चारों कोविड पॉजिटिव थे, तो लिहाजा आइसोलेशन वाला जो अब्दुल्ला एक चक्कर होता है ना कि वो शुक्र है नहीं था, वो हमें उस तरह नहीं करना। वी वर स्टिल आइसोलेटेड क्योंकि सिम्टम्स चारों के मुख्तलिफ थे। तो हमें डॉक्टर ने यही एडवाइस किया कि अभी भी डोंट शेयर द रूम, ऑल्दो सारों को कोविड है लेकिन सारों के सिम्टम्स की नौयत बिल्कुल ऑफ है, तो अभी भी। सो वी वर विद इन द हाउस फॉर द फर्स्ट 10 days आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। लेकिन ऑब्वियसली मैं टोटली टेक केयर कर रही थी अपनी मदर का ख़ास तौर पे, और बाकी भी घर वालों का, स्टाफ को हम छुट्टी दे चुके थे, मतलब कोई और बंदा घर के अंदर नहीं था, just the 4 of us who were infected. फिर after 10 days we started coming out of our rooms, meeting in the lounge, जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज आपका टेम्परामेंट बेहतर हो जाता है, आप एक दूसरे को देख लेते हैं। इन अ सेंस अब्दुल्ला, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कितनी आप ओवरवेल्म्ड होंगी कि घर के सारे लोगों को कोविड हो गया, बट इट वर्कड आउट फॉर मी बिकॉज मुझे ना भी होता तो मुझे तो घुसना ही था अम्मी के कमरे में और मुझे तो टेक केयर करनी ही थी और फिर वो हो ही जाना था। तो आई थिंक ये इसमें बड़ी अल्लाह की भी मसलियत होती है। वट एवर हैपन्स एंड हाउ इट हैपन्स, इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू। ऐसे में आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट या आपकी फैमिली की सपोर्ट या दीगर लोग जो आपका ख्याल कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, वो कितनी ज़रूरी होती है? और ठीक है आप लोग आइसोलेटेड नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी ये सोच के कि अभी हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इज़ दैट फ्रस्ट्रेटिंग? इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट देन अगेन दिस इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बीमारी। अगर आप कोविड देखें, पूरी दुनिया में और कोई बात ही नहीं हो रही पिछले 6 महीने से, बात ही ये है। Even with my sisters calling us from abroad, and हर किसी की अपनी 2 cents थी। After a couple of days मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया, मैंने अपना WhatsApp भी खोलना छोड़ दिया। I don't want to read anymore, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि क्या सिम्टम्स है। और माशाल्लाह हम इतने शोज़ अब्दुल्ला इधर बैठे हुए कर चुके हैं, इतने डॉक्टर से बात कर चुके हैं कि I felt that I was prepared to take it on। और फिर वो हो ही गया। अब बाहर से
आपको पता है मतलब प्रैक्टिकलिटी भी तो चाहिए, खाने भी बनने हैं, चीज़ें आनी जानी है, यखनियाँ बननी है, बड़ी स्पेशल एक डाइट हो जाती है। आई मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, मतलब मेरी अपनी टीम मेंबर मुझे खाने बना के भेज रही थी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। हो जाता है। आपको पता है पाकिस्तानियों का मतलब कहीं सुन लें हम किसी को किसी मदद की ज़रूरत है तो सारे पहुँच ही जाते हैं। सो ये कम्युनिटी जिस तरह हम लोग काम करते हैं, इट हेल्प्स आउट अ लॉट। ट्रू। सो अब यूर रिलीव्ड, अब वो जो होता है ना कि कोविड से गुजर गए और रीअकरेंस के अल्हम्दुलिल्लाह चांसेस नहीं हैं, इतने ऐसे कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, तो वो सर पे से बोझ उतर गए? बहुत बहुत ज़्यादा। वो एक तलवार लटक रही होती है, कब होगा कब नहीं होगा। और मैं तो रिलीफ हूँ, आप कितने रिलीव्ड हैं अब देख के? क्योंकि आते ही सबसे पहले तो अब्दुल्ला ने मुझे ये कहा कि अब मुझे आपसे डर नहीं लग रहा क्योंकि आपको हो गया। सो येस, एब्सोल्युटली रिलीफ बहुत है, बहुत दुआएं हैं फॉर पीपल हु आर स्टिल इन इट, गोइंग थ्रू इट। जिस तरह के मेरी अपने इन लॉज में है, माई सिस्टर गॉट टेस्टेड टुडे इन स्टेट्स। आपको एक वो टेंशन रहती है क्योंकि ये बड़ी रियल, उसको कुछ सिम्टम्स हैं बट फीवर नहीं है। अब कहने का मतलब है अदरक वाली चाय और स्टीम वगैरह लिए आपने? बिकॉज़ आई हैव हर्ड कि अदरक एंड ऑल दैट ये हेल्प करती हैं चीजें। अदरक कावा, सेना वी डोंट रिकमेंड, बट अदरक कावा एंड ऑल दैट। सेना के तो खैर मैं नज़दीक भी नहीं गई। सो मैंने बहुत ज़्यादा घरेलू टोटके आई मस्ट कन्फेस के नहीं किए, लेकिन अदरक चाय वो तो थ्रोट के लिए हम कोविड और नो कोविड वैसे ही लेते ही हैं। और दूसरा स्टीम हम सारे घर ने बाकायदगी से लिए है, वो कलौंजी का तेल डाल के उसमें, और फिर एक और है अमृत धारा और समथिंग, वो भी आपको पता है ना, उसके भी 2-4 ड्रॉप्स डाल दो और उससे आप वैसे यू फील क्लेंस्ड, यू फील बेटर। तो ये 2 चीज़ें मैंने की हैं। अदरवाइज आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं, कुछ बहुत कावे शावे भी प्रमोट हो रहे थे कि जी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे एंड ऑल दैट। आई डिडंट टेक एनीथिंग, मैंने कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की। एपेटाइट लॉस था किसी को घर में है आपको? नहीं, आपको पता है मुझे तो कुछ कभी भी एपेटाइट लॉस नहीं हो सकता। शुक्र करने के नहीं होता, लेकिन जिनको बुखार होता है उनको नहीं भूख लगती है सच। हाँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह एपेटाइट वगैरह सारों की ठीक थी। अच्छा, 3 पीपल इन द फैमिली, क्योंकि हम 4 लोगों को हुआ था, एक्सेप्ट माई मदर। मेरे भाई और मेरे हस्बैंड का, हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो थी वो, हालांकि मुझे कोई और सिम्टम एज सच नहीं था, लेकिन मुझे स्मेल कुछ नहीं आ रहा था। बिल्कुल जीरो, कोई परफ्यूम भी लगा ले तो कोई खुशबू नहीं आती थी। विफ आएगी कि अगर बहुत ज्यादा भी स्प्रे कर दो तो एक विफ आएगी कि जैसे कुछ है, बट देन इट्स गॉन, इट्स टोटली गॉन। So for my brother also it lasted a few days. For my husband, my sense of smell, slightly yes, but thank God I didn't lose my taste. इसमें तो मुझे लगना था कि मेरे ऊपर कुछ सजा है कि अगर मेरा टेस्ट चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जियो पाकिस्तान पे आना मिस किया आपने, हमें मिस किया, मुझे मिस किया, बताने जल्दी से। बेसिकली मुझे मिस किया अब्दुल्ला, you know I missed you. Of course, and I missed my team. We missed you too. So our team and especially our viewers. तो बहुत आप लोग पूछते थे, दुआ भी देते थे। But I was very connected with the viewers because माना कि मैं शायद जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन आपके ट्वीट्स, आपके मैसेजेस मुझे हर तरीके से सोशल मीडिया पे मुझे मिल रहे थे। सो आई एम सो ग्रेटफुल। और सारे हमारे गेस्ट्स, इवन कल फवाद चौधरी सब हमारे साथ थे, he was asking about you, everybody used to ask about you, जितने भी हमारे कोरोना डायरीज में गेस्ट आते थे, अदरवाइज भी जो हमारे पास It's good to be back. It's such a relief actually to be back. और अब इंसान काम भी मिस करना स्टार्ट हो जाता है, और मेरी टीम ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, everybody kept in touch, और वो अच्छा फील होता है कि you are being missed, तो आप जल्दी से ठीक होना चाहते हैं। So it worked out for me. चलें जी, it's over, अल्हम्दुलिल्लाह it's over, और we wish a very speedy recovery for your parents-in-law. Thank you so much. अल्लाह मियां उनको जल्द से एहतियात करके घर वापस लेके आए। और हर किसी को, actually everybody and anybody who's going through this, it's a nasty bug. और एक जो आपको वो उसके बाद बॉडी एक्स होती है, मतलब बहुत से और स्टेजेस हैं इसके, जिसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही। इतना गुस्सा चढ़ा, वैसे ही एक शख्स मुझे कुछ सामान डिलीवर करने आया और मैंने उसे पूछ लिया, क्योंकि मेरे पे तो फ़र्ज़ है पूछना कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, आप मास्क पहने तो मैं आपके नज़दीक आके आपसे सामान ले लूँगा या आपसे बात करूँगा। सर आपने देखा है किसी को कोरोना हुआ? आपने गॉड, मतलब कि प्लीज अभी भी तक ये सवाल हो रहा है, प्लीज ना करें। और दूसरी बात ये कि इट इज़ हाईली डिसरिस्पेक्टफुल कि अब आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और आप फिर भी मास्क पहने बगैर लोगों से मिले, तो फिर देन अगला हैज द राइट टू आस्क यू कि आप चले जाएं। हाँ, अब तो कहा जा सकता है। तो अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे हमारे ट्रिब्यूट व्हिच इज वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज एज वेल, प्लीज। अच्छा जी, ऑब्वियसली हमने जिक्र भी शुरू में किया है कि आज हम याद कर रहे हैं हज़ारों लाखों इंसानों के मोहसिन अब्दुल सत्तार ईदी को, एक ऐसी हस्ती जिनकी सारी उम्र पाकिस्तान के गरीब और दुखी अवाम की खिदमत में गुजर गई, और
ऑब्वियसली यहाँ हमने इनकी बात करना बहुत ही लाजिम है। अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 पे इंडिया के रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए और एक छोटी सी डिस्पेंसरी से समाजी फलाह बहबूद का काम शुरू किया, जो आहिस्ता आहिस्ता सबसे काबिल एतबार फलाही इदारा बन गया। अब्दुल सत्तार ईदी के बहुत से कारनामों में कुछ एम्बुलेंस सर्विसेज, सर्द खाना, बेसहारा बच्चों की कफालत, उनकी देखभाल, यतीम खाने, खवातीन और बूढ़ों का सहारा देने बनने के लिए घर, ईदी झूला, अस्पताल, डिस्पेंसरी, जानवरों का अस्पताल, क्या कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट है कब्रिस्तान, जानवर सब। बड़ी बात है अब्दुल्ला ये कि कितनी दूर तक सोचा कि इंसानों की तो खिदमत करनी है, जानवरों की भी टेक केयर करनी। और इस मुल्क के नादार और बेसहारा लोगों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें निशान इम्तियाज से नवाजा। 1988 में सोवियत यूनियन ने लेनिन अमन इनाम इन्हें अता किया। आज अब्दुल सत्तार ईदी हम में नहीं हैं, मगर उनके शुरू किए हुए काम आज भी इनसे लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 8 जुलाई 2016 को 88 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। स्टेट फ्यूनरल इन्हें दिया गया और लोग आज भी इन्हें मिस करते हैं, इनके कामों को याद करते हैं और इन्हें ऐसी लेगेसी छोड़ी है कि ता क़यामत ये लेगेसी लगता है कि इंशाल्लाह जारी रहेगी, होपफुली। और इनके बेटे साहबजादे फैसल ईदी अब इनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो इन्होंने वो रुतबा जो है इनकी ज़िंदगी में ही था कि अब आप लोगों को कंपैरिजन करते हैं कि मतलब ईदी साहब इतनी अजीम चीज़ थे कि यू हैव टू मैच दैट लेवल अगर आप कुछ करना चाहते हैं। बड़ी लेगेसी छोड़ के गए हैं वैसे ईदी साहब, वेलकमिंग मी बेसिकली। मैं थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। आज इतने दिन मैंने आपका साथ दिया और आज आप सिर्फ हुमा के बारे में बात कर रहे हैं। राइटिंग टू यू अब्दुल्ला, मैं देखती रही हूँ, आई हैव बीन फॉलोइंग, सो एवरीबॉडी हैज सपोर्टेड यू अ लॉट। अच्छा जी, हम जरा बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। शदीद हद से बारिश भी हो रही है। एक्चुअली कल बारिश नहीं हुई, कल अभी बारिश हो रही है। नहीं, अभी तो बहुत बादल आए हैं, लेकिन कल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था बारिश आज सच हुई नहीं है। परसों तेज़ आंधी के साथ इंतहाई शदीद झक्कड़ के साथ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कुछ नुकसान भी हुआ शहर में। अभी हम आज और फिर आने वाले चंद दिनों की सूरत हाल मालूम करते हैं। सरदार सरफराज साहब हैं हमारे साथ मौजूद महकमा मौसमियात से। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, हम आपसे डेली अपडेट्स ले लेते हैं। आपका शुक्रिया कि आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। अब बताइएगा कि आज की क्या पेशगोई है कराची में। जी देखिए, आज भी वैसी ही सूरत हाल है। जो लो प्रेशर एरिया कराची के जनूब मशरक में था वो अभी तक बरकरार है, तो आज भी दिन भर ऐसे ही रहेगा। वेदर क्लाउडी और वक्फे वक्फे से कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी, ये सिलसिला चलता रहेगा रात गए तक आज भी। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये भी बताइएगा कि वो मॉनसून का जो सीज़न है वो तो शुरू हो ही गया, तो क्या ये महीना पूरा कराची वालों जो है वो इसी तरह एक्सपेक्ट करें कि कभी कभी शायद बारिश हो जाए, कुछ बादल आ जाए? जी देखिए, ये वैसे तो मानसून हवाओं का दाखिला पाकिस्तान भर में अब वक्फे वक्फे से जो रहा करेगा ऐसे ही, लेकिन ये जो था 2 दिन से सिलसिला चल रहा था, ये तो एक अलग से लो प्रेशर एरिया बना हुआ था इंडियन गुजरात और एडजॉइनिंग अरेबियन सी पे, तो उसकी वजह से तेज़ बारिश हुई परसों और अभी तक वो 2 दिन से मौजूद है। लेकिन ये कि अपनी जगह पे ही तकरीबन स्टेशनरी है, उसकी मूवमेंट कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, तो इसलिए तेज बारिश का तीसरा स्पेल हमारे पास नहीं आया। तो ये ख़त्म हो जाएगा आज, उम्मीद है आज शाम या रात तक ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो कराची की नॉर्मल फीचर होती है जून के इसके जुलाई के महीने की, कि तेज़ सी ब्रीज चलती रहती है, उसके साथ सी ब्रीज वाले क्लाउड्स होते हैं, हल्के क्लाउड जो रात में और सुबह में हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश और बूंदाबांदी का बायस बनते हैं। अगले हफ्ते 10 दिन तक तकरीबन फिर वो सिलसिला रहेगा। जी राइट। अच्छा, हवा चलती रहनी चाहिए, बिकॉज वो जब रुक जाती है तो एकदम वो बड़ी सफोकेशन की फीलिंग होती है। बाकी मुल्क के हवाले से बताइएगा, क्योंकि हर जगह ही बारिश हो रही है, तो ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? देखिए, जो पिछले 2-3 दिन से तो ये सिंध पे ही फोकस है, मानसून हवाओं का ज्यादातर रुख इसी तरफ है। वो नॉर्थ में तो कोई इतनी, कश्मीर में अलबत्ता है, वो कश्मीर के कुछ एरियाज में बारिश हुई है ज्यादा, और कल रात से या परसों से फिर इम्कान है कि लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, झेलम और ऊपर इस्लामाबाद और कश्मीर और KPK के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं उनमें ये हवाएं उस तरफ उनका रुख ज्यादा होगा और फिर वहाँ पर बारिश का सिलसिला ज्यादा शुरू होगा। सिंध के लिए ये जो करंट स्पेल था ये तकरीबन आज रात तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। तो आज भी बादल और कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। फिर कल से पंजाब में जो है मानसून का कुछ स्पेल शुरू होगा। अभी तो सारा फोकस सिंध पर ही है, पर्टिकुलरली कराची पर। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सियासी बातें करेंगे। इमरान खान का शहबाज शरीफ से नहीं, नवाज शरीफ से मुकाबला है। कल भी नून लीग के लीडर नवाज शरीफ थे,
और आजमी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने सियासत से माइनस नवाज शरीफ की थ्योरी यकसर मुस्तरद कर दी है। कल हमारे ही शो में साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर लीगी रहनुमा ने दो टोक कहा कि उनकी जमात के वाहिद मुत्तफ़िका लीडर नवाज शरीफ है। इस जमात के रूए रवा नवाज शरीफ साहब हैं, उस जमात के रूए रवा इमरान खान साहब हैं, तो मुकाबला उनका होना चाहिए था। उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब जो बीमारी की वजह से, जो अपने भाई की इयादत की वजह से काफ़ी अरसा एक्टिव पॉलिटिक्स थी असेंबली की, उसमें बाहर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इमरान खान जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हरा दिया। और यही असूल इमरान खान पर लागू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वो नहीं समझते तहरीक इंसाफ में कोई शख्स इमरान खान की जगह ले सकता है। अब जो -1 जो फार्मूला है, ये पाकिस्तान में हमेशा इसकी बात हुई है, ये मेरी नज़र में नामुमकिन है, क्योंकि जिसको आप माइनस करने जा रहे होते हैं वही उस जमात का रूए रवा होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स भी PTI के अंदर से इमरान खान को रिप्लेस कर सकता है या इमरान खान उसको इजाज़त देगा रिप्लेस करने की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर ने यह बात ऐसे वक्त में कही जब हुकूमती वजीर ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात में तकसीम के दावे कर रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी की शिकस्त हो रही, जिसमें कि कोई शहबाज शरीफ ग्रुप है, तो कोई नवाज शरीफ ग्रुप है, तो कोई मरियम नवाज ग्रुप है और कोई शाहिद खाकान ग्रुप है, वो हमें ताना दे रहे हैं। बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़े तौर पर कहा कि उनकी पार्टी में सबसे बड़े खिलाड़ी नवाज शरीफ ही हैं और जिसका भी मैच होगा मियां साहब के साथ ही होगा। अब इसी पे बात करें, हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब ने। इरशाद भट्टी साहब, ये बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान का जो भी कंपैरिजन होगा वो शहबाज शरीफ से नहीं किया जाना चाहिए। मुकाबला आज भी तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और मुस्लिम लीग नून के रूह रवा नवाज शरीफ के दरमियान है, तो आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? अगर अपनी सियासत को देखें, अपनी इंतखाबी सियासत को देखें और मौजूदा सूरत हाल को देखें तो ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। इंतखाबी सियासत के हिसाब से वो ठीक कहते हैं। भट्टी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म ने -1-2 वाली बातों पर यह कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर ना कोई इमरान खान का मुतबादिल है, ना इमरान खान किसी को मुतबादिल बनने देंगे, तो उसका मतलब तो यही समझें कि तहरीक अदम एतबार वाली बात अब ख़त्म हो गई है। ये तो कभी भी नहीं हुआ। आप देख लें, नवाज शरीफ साहब थे तो वो, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे बच्चों पर भी कोई इल्ज़ाम लगा पैनामा लीक्स में तो मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन वो आखिरी वक्त तक रहे। इसी तरह इमरान खान साहब हैं, ये आखिरी वक्त तक रहेंगे और नहीं चाहेंगे कि कोई जो मार्केट में बातें, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक साहब या कोई और जो बनना चाहे, कभी नहीं चाहेंगे कि वो बने। अपनी जहाँ तक उनकी कोशिश है वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो रहें। बाकी हमारी सियासत, हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे और इस बल्कि इस खित्ते में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी लॉटरी निकली, वो भी वज़ीर आज़म बन गए, पनामा लीक्स आए। वाई यहाँ वाई भी, गुलाम हैदर वाई भी बन चुके हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब की भी लॉटरी निकली, वो भी वज़ीर आज़म बन गए जब गिलानी साहब हुए। तो बार साहब की लॉटरी निकल चुकी है, वो भी वज़ीर आला हैं। इस तरह पहले दोस्तमंद खोसा साहब, गुलाम हैदर वाई साहब, वो भी वज़ीर आला रह चुके हैं पंजाब के। तो ये इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन नहीं। कल क्या सियासत करवट ले, कल क्या कोई फ़ैसला आ जाए, कल क्या कोई मसला हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है हुकूमत की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस। अगर ये परफॉर्मेंस और गवर्नेंस नेल्सन मंडेला की भी हो तो वो भी ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता, ये ज़हन में रखिएगा। नेल्सन मंडेला, माओ ज़ेतुंग, महातिर मोहम्मद या उर्दवान जैसे बड़े लोगों को भी अगर ये हुकूमत दे दें और उनकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का लेवल यही है तो वो नहीं टिक सकेंगे। लिहाजा परफॉर्मेंस और गवर्नेंस बेहतर हुई तो इमरान खान साहब को कोई नहीं हटा सकता, ना हुई तो इमरान खान साहब को कोई नहीं बचा सकता। भट्टी साहब, ये भी बता दें कि इस पूरी सियासी सूरत हाल में एक अपडेट ये है कि मियां शहबाज शरीफ सेहतयाब होने के बाद भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहे और अपोजिशन हलकों में इस पर काफ़ी तशवीश भी है। तो क्या शहबाज शरीफ की ये पॉलिसी मुस्लिम लीग नून के लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये छठी मरतबा डील या मुकमुका करके नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं।
वापस आएंगे, ये कौम, ये मुल्क, ये मुआशरा ऐसा है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, नारे लगेंगे। अब अगर शहबाज शरीफ मुतहर्रिक किरदार अदा नहीं कर रहे तो मरियम साहिबा कौन सा मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही हैं, जो इनकलाब, सिविलियन बालादस्ती, मज़ाहिमत और 70 साल तारीख़ बदलने का नज़रिया था, जिनको वोट को इज़्ज़त दो। तो ये सारे मुस्लिम लीग नून के एक ज़हन में रखिएगा कि DNA में नहीं है इhtजाज, सड़कों पर मारें खाना, या कोई जेल भरो तरीक, या कोई हवालातें, या कोई बहुत धूप या बहुत गर्म सर्द में रहना। वो एक ख़ास किस्म की सियासत करते हैं और एक ख़ास हद तक आगे नहीं जाते, और जब भी कोई पतली गली या चोर दरवाज़ा नज़र आता है उससे निकल जाते हैं, और फिर आते हैं जब मौका बेहतर होता है, हालात बेहतर होते हैं, फिर आते हैं और वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ख़त्म होता है। तो ये वो बिल्कुल अपनी जमात की पॉलिसी, अपनी जो हालात हैं उसके मुताबिक और अपनी तबीयत के मुताबिक वो सही कर रहे हैं, और जब हालात थोड़े से बेहतर हुए वो देख लीजिएगा वो करेंगे, वो फिर से आके वहीं से शुरू करेंगे। चलें जी, भट्टी साहब का बेलाग तज्जिया भी शामिल हो गया। शुक्रिया भट्टी साहब। ऑल तो भट्टी साहब मुझे कुछ पूछे लगे, क्योंकि भट्टी साहब जो है ना मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस पे जो सवालात उठ रहे हैं ना, उससे ज़रा नाला और खफा नज़र आते हैं। He has a lot of company over there, वैसे तो हसन निसार साहब भी नाला और खफा नजर आते हैं, वो अपने आप को कोस रहे हैं। सर ये तो ना करें कम से कम। बड़ी आवाम भी कुछ यही सोच रही है, अब दुनिया जिंदगी बंद करके वेट नहीं कर सकते किसी और मैं तो कल से ये बातें इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि प्लीज़ ये 7 बजे के बाद पेट्रोल पंप्स बंद रखने का कोई तुक ही नहीं है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस ना कि पेट्रोल पंप्स क्यों बंद हैं 7 बजे के बाद। पेट्रोल पंप क्यों बंद है? पेट्रोल पंप कौन सा वहाँ कोई रश और रोला पड़ रहा है? वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, गाड़ी में बैठे हैं या मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और पेट्रोल डलवाना है, चले जाना है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। सो इस पर ज़रा गौर ख़ास किया जाए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक सर्वे की हम बात करेंगे। पाकिस्तानियों की अक्सरियत को रोज़गार छिन जाने का ख़तरा है। ये बड़े दिल दहला देने वाले, दुखी कर देने वाले मसाइल हैं, और ये हर दूसरे शख्स, हर दूसरे घर का मसला हो चुका है। गैलप सर्वे में परेशान कुन बात सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुसलसल तकारीर के बावजूद लगता है कि अवाम घबरा रहे हैं। हालात वज़ीर आज़म को मुसलसल ये कहने पे मजबूर करते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें कि उनके सामने जो कुछ हो रहा है वो घबरा बैठे हैं। लॉकडाउन की मुखालफत करके उन्होंने लोगों को माली मुश्किलात से बचा लिया, ये वज़ीर आज़म इसरार करते रहे। एक्चुअली क्या कहते रहे ये सुनिए ज़रा। अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट थी। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं। हिंदुस्तान की एग्जाम्पल के अलावा आज आप अमेरिका में देख लें, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, वहां देखें न्यूयॉर्क में क्या हुआ। तो हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि ताज़ा गैलप सर्वे से पता चला है कि 91% आवाम जो है वो अपने रोज़गार की वजह से फ़िक्रमंद है। 87% ने बचत मुतासर होने और 59% ने बेरोज़गार होने के डर को तशवीश की वजह बताई है, विच आर एक्चुअली वेरी रियल। कहती हूँ कि आप इंसान खौफजदा हो जाता है। कोरोना वायरस के मनफी असरात से तनख्वाहदार तबके के 54% अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं। नए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 27% बेरोज़गार हुए, मज़ीद 27% की तनख्वाह काट ली गई। ये भी बड़ा एक रियल इशू है। और बेरोज़गार होने वालों में कम आमदनी वाले अफराद की शरह सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली है, और इसकी अक्सरियत पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 32%, खैबर पख्तूनख्वा में 23%, बलोचिस्तान सिंध में 22% बेरोज़गारी की शरह रही है। 41% पाकिस्तानी 6 माह में हालात बेहतर होने की उम्मीद भी रखते हैं। पुरुम्मीद अफराद में नौजवानों की शरह ज़्यादा है। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि माशी हालात क्या रुख इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। सुलहरी साहब, गैलप के हालिया सर्वे में बताया गया है कि 91% पाकिस्तानी कोरोना की वजह से अपने रोज़गार के मुस्तक़बिल के लिए बहुत वारिद हैं, परेशान हैं। यह अवामी राय है। हुकूमती इक़दामात और वज़ीर आज़म के ऐलानात सामने रखें तो पाकिस्तानियों को इतना परेशान क्या होना चाहिए? जी, यकीनी तौर पे इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, और ये जो अनसर्टेनिटी है, ये इनकम लेवल कोई भी हो, खा कोई बहुत अमीर है या कोई कम अमीर है या लोअर इनकम क्लास से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि ये अनसर्टेनिटीज़ हैं, कारोबार का नहीं पता कि कितनी देर चलेगा, कब लॉकडाउन हो जाएगा, कब बॉर्डर्स खुलेंगे,
कब इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू होगा, कब मामलात ज़िंदगी नॉर्मल होना शुरू होंगे। तो यही वजह है कि इस वक्त परेशानी तो यकीनी तौर पे है, और जिन लोगों के पास आज इनकम है भी, अगर उनके आज तनख्वाह उनको मिल रही है या आज उनका कारोबार चल रहा है, तो उनको भी इस अनसर्टेनिटी का सामना है कि 2 महीने बाद अगस्त के एंड पे क्या सूरत हाल होगी, ईद उल अज़हा के बाद खुदा न खास्ता अगर केसेस की तादाद जो है वो बढ़ जाती है तो फिर किस किस्म का लॉकडाउन जो है पाकिस्तान को उसका सामना करना होगा। तो यही वजह है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है वो इस वक्त अपने रोज़गार के बारे में आपको परेशान मिलेगी। अच्छा सुलेहरी साहब, हमें ये भी समझा दें, क्योंकि इसी सर्वे में ये भी नज़र आया कि रोज़गार के लिए परेशान होने वालों में ज़्यादा तादाद उस गरीब तबके की है जिनके लिए हुकूमत ने लॉकडाउन भी ख़त्म किया, इमदादी पैकेज भी दिए, इनकम सपोर्ट भी की और मुकम्मल फोकस भी उन्हीं पे रहा। तो हुकूमत मज़ीद क्या कर सकती है इनके लिए? देखिए, इस वक्त यकीनी तौर पे एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, इसी तरीके से बहुत से लोगों को बिजली के बिलों में जो है वहाँ पे भी रिलीफ मिला। अमदादी पैकेज जो है उनका ऐलान भी हो रहा है, अभी भी बजट में है। असल चीज़ जो इस वक्त परेशान कर रही है वो टारगेटिंग है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को 12,000 रुपये मिले भी हैं उसकी 1 या 2 एक साथ, तो यकीनी तौर पे आज के महंगाई के दौर में 12,000 जो है वो अगर 5 अफराद पे मुश्तमिल एक कुनबा जो कि मिनिमम साइज़ बनता है, मियाँ बीवी और 3 बच्चे, तो उनके लिए 12,000 जो है वो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी रकम जो है वो नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि इस वक्त अनसर्टेनिटी की वजह से बाकी मामलात ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब है, कारोबार जो है वो डिस्टर्ब है, दफातर जो है वहाँ पे परेशानी है, और सबसे बढ़कर परेशानी ये है कि जो वबा का इस वक्त खतरा है, और जैसा हमने लाहौर में देखा कि जो लोअर इनकम स्टेटा था वहाँ पे ये वबा ज़्यादा तेज़ी से फैली है। तो यकीनन ये वो लोग हैं जो कि अपने रोज़गार के बारे में भी परेशान हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैड। हुमा, ये लिफाफा है हमारी टीम की तरफ से आपके लिए। We missed you. वैसे ये क्या? ये सफ़ेद लिफाफा है। We are going to inshallah see you tomorrow. ये रखो।